हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरुजी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस का एक और टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अब इस सीरीज में जनरल साइंस के एनडीए के सारे टॉपिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ सिलेबस पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, और आगे की क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री के और जनरल साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ना एटम क्या है और उसके स्ट्रक्चर को हम क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, उस पूरी चीज को आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अगर पीछे लेके जाएं हम, तो आते हैं कनाद जो थे, महर्षि कनाद जो थे, जिनको क्या कश्यप, उलुक और कानबुक नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते थे, देखो ये ना इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट थे, और नेचुरल साइंटिस्ट के साथ साथ ये फिलोसोफर भी थे। ओके, तो महर्षि कनाद जो थे वो साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर थे। ये बहुत 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 पुराने टाइम की बात है, जिन्होंने वैशेषिका स्कूल जो है वो फाउंड किया था, वो शुरुआत की थी, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओके, तो सबसे पहली बात देखो क्या आती है कि महर्षि कनाद जो थे वो बहुत एंशियंट टाइम में, वो क्या, जिनको कश्यप, उलुका और कानबुक नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या थे, एक इंडियन साइंटिस्ट फिलोसोफर थे, जिन्होंने वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी शुरू किया था। ओके, तो देखो अब इनकी लाइफ के बारे में ना हमें बहुत कम पता है वैसे तो, लेकिन मेजर बात क्या थी कि इन्होंने क्या शुरू किया था वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो थे, ये हमें ओवरऑल जो है, हम 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो थे, हमने इनको देखा, मतलब कि ये रहे थे, जिनका हमें अभी कंफर्म नहीं है। इनकी लाइफ के बारे में ना बहुत कम पता है हमें। तो मेजर चीज क्या थी, इन्होंने किया क्या था, इनका इतना नाम क्यों है, क्यों नाम आता है, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिस्टिक अप्रोच बताई थी। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बताया था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक छोटी से छोटी चीज से मिलके बना हुआ है, जिसको परमाणु नाम दिया था। परमाणु से मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था मेजर, देखो इनके पीछे ना एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी क्या है कि ये एक बार जंगल से जा रहे थे, तो इन्होंने ये कोई फ्रूट इनके हाथ में था, और वो अपने नेल्स से उस फ्रूट को तोड़ रहे थे, मतलब कि और छोटा कर रहे थे, और छोटा करते जा रहे थे। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था जो वो फ्रूट उससे छोटा नहीं हो पा रहा था। ओके, मतलब कि वो फ्रूट जो है बस यहाँ तक ही हो सकता था। उन्होंने देखा कि अब इससे ज्यादा वो टूट नहीं पा रहा है। ओके, तो इस चीज से उन्होंने क्या देखा, इस चीज से उनको ये दिमाग में आया कि अच्छा, कि ये यूनिवर्स भी इस तरीके से ही बना हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्स है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि हर चीज जो है वो डिवाइड हो रही है। ओके, वो डिवाइड हो रही है, डिवाइड होते 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 वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है कि उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाती है। ओके, लेकिन जो सब डिवीजन है, मतलब इन्होंने क्या कहा कि हर चीज डिवाइड हो रही है, हम करते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे वो चीज खत्म हो जाती है, मतलब कि उसका और डिवीजन, उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो ये जो है, वो जो सबसे छोटी चीज जो उन्होंने बताई कि वो जो छोटी सी चीज होगी जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, उसका नाम क्या था, परमाणु। ओके, तो उसका नाम था परमाणु।
इसको हम क्या करते हैं, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं. दैट आर एटर्नल एंड दैट एग्रीगेट इन डिफरेंट वेज टू यील्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड बॉडीज विद यूनिक आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो परमाणु था, वो जो छोटी से छोटी चीज थी ना, वो उससे बन के, मतलब कि वो लगातार कंटिन्यू बन के एक बड़ी से बड़ी चीज को जन्म देती है. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं कोई, तो घर बनाने सीधा थोड़ी घर बन जाता है, सीधा उठाया और बना दिया घर, ऐसा नहीं होता है ना. ब्लॉक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ठीक है, ईंटों से बनता है ना घर. वैसे ही क्या कहा कि वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं ना, वो छोटी से छोटी चीज से मिलके बने हुए होते हैं. बिल्कुल छोटी चीज, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, परमाणु. हर एंड द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीट एंड इज द बेसिस ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस. देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एटम जो है ना वो अपनी रिएक्शंस करते हैं. मतलब कि एटम जो है वो मिलते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, और वो क्या होते हैं, उसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है. ओके, हीट रिलीज होती है, और यही है सारा का सारा एग्जिस्टेंस का जो मेन चीज है, कि हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है ना आज के टाइम पे, वो एक छोटी सी चीज से मिलके बनी हुई है, परमाणु. किसने बताया था ये, कनाद जो थे, महर्षि कनाद एक इंडियन फिलोसोफर और नेचुरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये चीज बताई थी. ओके, तो ये चीज थी. उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो मेन थ्योरी आती है हमारी, वो आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है यहाँ पे. देखो, जो डाल्टन थे ना वो साइंटिस्ट थे. अब साइंटिस्ट को क्या था कि हर चीज को देखना है कि क्या ये सब, इतना सब कुछ है, वो कैसे बना है. ओके, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, इस नेचर की एग्जिस्टेंस क्या है, पूरी बिल्डिंग्स की, पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस क्या है. तो 19th सेंचुरी में डाल्टन ने प्रपोज किया अपना पूरी थ्योरम, एक अपनी पूरी की पूरी थ्योरी. उसने क्या बोला, उसने बोला कि सारा का सारा जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है. ओके, तो एटम क्या है, उसने बोला कि एटम जो है वो छोटी से छोटी चीज है, छोटी से छोटी चीज है, जिससे मिलके पूरा का पूरा जो मैटर है. अब वो मैटर है क्या, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर जो होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास है. और क्या है मैटर, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, तो मैटर क्या है, वो वाले मैटर नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो मैटर है जो जिसमें मास हो और दो जो ऑक्यूपाई करे. ओके, तो ये मैटर होता है. तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सीधा सा कि मैटर जो है ना वो एटम से मिलके बना हुआ है भाई. और जो है, और जो ये एटम बताए इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है. इनडिविजिबल का क्या मतलब है, इनडिविजिबल का मतलब होता है कि जिस चीज को हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. मतलब कि एक चीज मैंने ले ली कोई भी, उसको मैं तोड़ रही हूँ और तोड़ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसका छोटा सा हिस्सा आ गया है. अब वो और क्या डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब उसको मैं तोड़ ही नहीं पा रही हूँ उससे, उसके छोटे हिस्सों में. तो वो चीज बताई इन्होंने कि मैटर जो है वो इनडिविजिबल है. ओके, इनडिविजिबल का मतलब समझ आया. नेक्स्ट चीज है कि मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल भी है. इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता. ओके, तो मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, और वो एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल भी है और इनडिस्ट्रक्टिबल भी है, जिसको हम कभी भी, हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो खत्म नहीं हो सकता. ओके, इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स. अब इसका मतलब है कि जैसे हम जब घर बना रहे हैं तो ईंटों से हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ईंट लगाते रहते और इतने बड़े बड़े घर बनते रहते हैं. आप लोगों को भी पता होगा कितने बड़े बड़े घर और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं छोटी सी ईंट से. ठीक है, तो वैसे ही एटम से मिलके क्या बनाएंगे, पूरा यूनिवर्स मिलके एटम से बना हुआ है. तो डाल्टन ने यही कहा था 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में कि मैटर जो है वो एटम्स से मिलके बना हुआ होता है.
जो कि इनडिविजिबल होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक है मेन। हर चीज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम। एटम में क्या था? सारा का सारा मैटर। और मैटर क्या है? मैटर दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, नेक्स्ट चीज, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब कि एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है कि इसमें मैंने क्या ले रखा है, इसके अंदर मैंने सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम अगर ले रखे हैं तो अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमने पीरियोडिक टेबल, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा, अलग अलग वो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, अलग अलग होते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक चीज है, वो मैंने सिर्फ क्या कर रखा है, कोई एक चीज है वो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ है, सेम एटम से मिलके बना हुआ है। ओके, आइडेंटिकल एटम से मिलके अगर कोई चीज बनी हुई है उसको क्या कहेंगे हम लोग? एलिमेंट। एलिमेंट क्या कहेंगे? जो आइडेंटिकल एटम से मिलके बना हुआ है। तो ऑल, ध्यान क्या रखना है, एक एलिमेंट के, एक एलिमेंट, अब एलिमेंट भी तो एटम से मिलके बना ही हुआ होगा। हर चीज मैंने क्या बताई कि एटम से मिलके बनी हुई है, तो एलिमेंट भी तो एटम से मिलके ही बना हुआ होगा। तो एलिमेंट के हर एटम जो होता है वो आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम होता है। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड मासेस। अब क्या है, देखो, एक एलिमेंट मैंने ले लिया हाइड्रोजन का, एक मैंने ले लिया कार्बन का। ये मैंने किसका लिया है? हाइड्रोजन का। ये मैंने किसका लिया है? कार्बन का। तो क्या कह रहा है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग एटम्स होते हैं और उनका मास क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, देखो, अब जैसे हाइड्रोजन का मैंने ये लिया है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, हर एलिमेंट का, हर एटम का जो मास होता है ना वो अलग अलग होता है। ओके, डिफरेंट होता है, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो क्या कह रहा है ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग मास होता है। एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग टाइप, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा जो था पोस्टुलेट वो ये था इनका, समझ आया? नेक्स्ट चीज, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर कुड बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या है, देखो, एटम्स को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि भाई ये जो एटम है ना, जो छोटी सी चीज है, उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपनी तरफ से खुद से कुछ नहीं, कोई भी एटम बना सकते हैं, खुद से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन, देखो, रिएक्शन यहाँ पे मैंने कोई भी सबस्ट्रेट लिया है, जैसे कि कार्बन ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने कोई भी ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, O2 ले लिया, और कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मान लो CO2 बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है अगर, तो कोई भी एटम खुद से उस रिएक्शन में बन नहीं जाता है। मान लो कि मैंने 2 कार्बन लिए हैं और 3 कार्बन प्रोड्यूस हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। 2 लिए हैं तो 2 ही रहेंगे और 1 लिया है तो 1 ही रहेगा। खुद से बनना, खुद से टूटना, वो क्या होता है, मतलब कि खुद से खत्म हो जाना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है ना, तो उसके अंदर यूं नहीं है कि एक तरफ हमने ज्यादा ले लिया और एक तरफ हमें कम मिल रहा है उसी के एटम। मान लो कार्बन के एटम हमने 5 लिए हैं और हमें 4 मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं, हाँ, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, दूसरी फॉर्म में हो सकता है वो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अनइक्वल मिल रहे हैं हमें। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, कोई भी एटम ना तो खुद से बनता है ना खुद से डिस्ट्रॉय होता है। अब ईंटें क्या खुद से बन जाती हैं? खुद से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब भी हम कोई घर बना रहे हैं अगर, ठीक है, घर बना रहे हैं, अपने आप नीचे की निकल रही है और खत्म हो ही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटम में भी कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो वो एटम जो होते हैं खुद से ही बनना, खुद से डिस्ट्रॉय होना, ऐसा नहीं होता है, फिक्स होता है इनकी क्वांटिटी। ओके,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब क्या है देखो, अब हमें पानी पता है, पानी सबको पता है, पानी क्या होता है, पानी का फॉर्मूला भी पता होगा सबको, है ना, नहीं पता है तो देख लो भाई, पानी का फॉर्मूला होता है H, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, पानी, ठीक है, H2O। तो अब घर में यही बोलना वाटर नहीं H2O चाहिए, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि पानी जो हो, मतलब मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूं कि मान लो वाटर है, जो अगर वाटर जो है H2O है, इसका मतलब क्या है, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के तुम्हें कितने एटम दिख रहे हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने दिख रहा है, 1, है ना। अब तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है वाटर है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वाटर के में 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। अब मैं अलग अलग जगह का पानी ले लेती हूँ भाई, एक मैंने कुएं का पानी ले लिया, एक मैंने कहीं और का आरओ का ले लिया, एक मैंने नॉर्मल टैप का पानी ले लिया, तो तुम क्या कहोगे कि क्या ये वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा, मतलब उधर तो उधर ज्यादा है, मतलब कि उधर कुएं का है, वो मैंने आरओ का लिया है, वो मैंने कहीं और का लिया है, तो इसका मतलब क्या कि वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा कहीं और से लिया है। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड जब बन रहा है ना, कंपाउंड क्या, जैसे कि वाटर ही बन गया, ये कंपाउंड है एक, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके जो चीज बन रही है वो कंपाउंड है एक। तो एटम्स, तो ये क्या करता है, जो भी कंपाउंड बनता है ना उसकी फिक्स रेशियो होती है। एक तो फिक्स रेशियो का मतलब है वाटर के अंदर हाइड्रोजन का रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1। तो इसकी रेशियो जो है ना वो फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन मैंने 3 ले लिए, ऑक्सीजन मैंने 2 ले लिए तो ये वाटर हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ लो इस बात को कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, सुना ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये तो तुमने नहीं सुना, C6H12O6, सुना है किसी ने ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ना, हर जगह का ग्लूकोज का फिक्स रेशियो यही रहेगा कि कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है। तो इसमें ना कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कि ग्लूकोज है ना तो ग्लूकोज एज इट इज यही रहेगा कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने, 6। तो इसका मतलब है कि फिक्स रेशियो है। रेशियो निकालेंगे तो क्या रहेगा, रेशियो निकालेंगे तो 6:12:6, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो जो नए प्रोडक्ट बनेंगे, अब देखो पानी है, पानी को हम प्रोड्यूस भी करते हैं कि नहीं करते हैं, बनाते हैं हम साइंटिस्ट वाटर को कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा के ही तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, अपने आप थोड़ी ना कोई पानी वो बन रहा है, या फिर कोई दवाई बन रही है या कोई भी कंपाउंड बन रहा है, वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा के ही बन रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो नए कंपाउंड हम बनाते हैं ना, या नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पहले एटम्स को रीअरेंज करवा के उससे नया प्रोडक्ट बनता है। ओके, जैसे कि अगर मैं वाटर का ही देखूं कि हम क्या करवा रहे हैं, H2+O2 किससे क्या बना रहे हैं, हम वाटर बना रहे हैं, क्या वाटर बना रहे हैं, इससे हम क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हमने यूं नहीं है कि हाँ सीधा हमने डाल दिया वैसे तो, कि हाँ सीधा हमने हाइड्रोजन भी डाल दिया, ऑक्सीजन भी डाल दिया, वो अपने आप पानी बनता रहेगा। ये क्या करते हैं, अपने आप में रीअरेंज होते हैं। इनको एक सेट चाहिए, एक मतलब कि एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है इनको बनने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बनने के लिए यूं नहीं अपने आप ही बन जाता है, तो इनको भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो मेन चीज ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो नए कंपाउंड बनते हैं ना, या जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो एग्जिस्टिंग एटम्स, जो एटम्स हैं ऑलरेडी कोई नया एटम प्रोड्यूस नहीं होता है अपने आप, जो एटम है ना उन्हीं को रीअरेंज करवा के बन रहे होते हैं। अपने आप तो खैर कुछ ही प्रोड्यूस नहीं होता है, एटम तो क्या ही होएगा। तो
ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, ये यही कहना चाह रहा है कि रीअरेंजमेंट जो है, मतलब कि जो रीअरेंजमेंट करवा के एटम्स की हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अपने आप कोई भी कंपाउंड, कोई भी दवाई अपने आप थोड़ी बन जाती है ना, हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करवानी पड़ती है, रीअरेंजमेंट करवानी पड़ती है, तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज है, तो ये जो थ्योरी तो दे दी इसने, चलो डाल्टन जी ने थ्योरी तो दे दी अपनी, लेकिन ऐसा थोड़ी है उस थ्योरी के बाद और लोग देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि अच्छा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ड्रॉबैक्स भी है डाल्टन की थ्योरी के। ड्रॉबैक्स क्या होता है? ड्रॉबैक्स क्या होता है कि हाँ कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह गए जिन्हें वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए। तो क्या था, उन्होंने देखा एटम इज नॉट इंडिविजिबल। हम आज भी पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तो वो एटम के ही तो पार्ट है, तो इसका मतलब एटम तो डिविजिबल है। एटम को तो हम और भी पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, तो इनडिविजिबल तो नहीं हुआ एटम। पहली चीज तो यही। दूसरी चीज, एन एटम कैन बी सब डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। एटम को हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? एटम को हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। देखो, बट रिमेंबर दैट एटम इज द टाइनीस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो सबसे जो छोटी चीज है जो उस रिएक्शन में पार्ट ले रही है वो एटम होता है। वो चीज ठीक है, वो हमने मान ली इनकी बात, ठीक है भाई, मान ली हमने कि क्या एटम होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है तुम कह दोगे कि एटम डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड नहीं होगा। एटम डिवाइड होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो ये चीज इनका ड्रॉबैक था। उसके बाद ना एक और ड्रॉबैक था इनका। क्या था कि हमने पढ़ा था कि सेम एलिमेंट जो होता है ना, हमने पढ़ा था कि जो सेम एलिमेंट होता है ना उसका फिक्स्ड मास, इसने देख बोला कि एलिमेंट जो होता है ना वो सेम तरीके के एटम से मिलके बना हुआ होता है जिनका जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने कार्बन ले ली तो कार्बन का जो मास है वो एक ही रहेगा, कार्बन का मास 12 ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वही कोई आइसोटॉप, आइसोबार नाम की भी चीजें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि जो कार्बन है उसका मास 12 भी पाया जाता है, कार्बन का 13 भी पाया जाता है, कार्बन का 14 भी पाया जाता है। तो आइसोटॉप होते हैं, आइसोबार होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एटम है उसका फिक्स्ड मास रहेगा हमेशा। एटम के ऐसे मासेस भी मिलते हैं हमें, तो ये भी ड्रॉबैक हो गया इसका। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एटम है, अब उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि अब एटम है क्या रियल में। आज के टाइम पे हम उसको क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। पुरानी थ्योरी वेरी हो गई सारी। क्या पढ़ा था हमने? कनाद का पढ़ा था, उसके बाद हमने डाल्टन की थ्योरी पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखो भाई, ये एटम है, ये एटम है, ओके। अब ये एटम मैंने ले लिया, हाँ होता बहुत छोटा सा है, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, वही इससे भी छोटा होता है। तो एटम है, और एटम जो है इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि ये जो है एटम के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, और मतलब वो क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, वो सब बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चीज के। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई चीज की एक्सप्लेनेशन और चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहला है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। नेगेटिव का मतलब पता है ना? नेगेटिवली चार्ज्ड
पार्टिकल होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों बोल रहे हैं हम इनको? एटम का पार्ट है ना ये, इसलिए सब एटॉमिक। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान रखना है पहली बात कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरी चीज, इट कैन बी ईदर फ्री और बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, ये है एटम, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री भी हो सकते हैं एटम में, और वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बाउंड भी हो सकते हैं, मतलब कि बंधे हुए भी हो सकते हैं ढंग से, और फ्री भी हो सकते हैं कि हाँ आउटर उसमें भी प्रेजेंट है, तो फ्री भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, मतलब कि फ्री का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्री का मतलब है कि एटम से अटैच्ड नहीं है, वो अलग से कोई इलेक्ट्रॉन है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो एटम से अटैच्ड ही हो तभी उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फ्री भी होते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर मतलब मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो न्यूक्लियस से क्या रहेंगे? न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बेसिकली काम क्या होता है, तो वो उसके बंधे हुए रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी ये बेसिक आइडिया है इसका कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज के अलावा वो फ्री भी हो सकता है कि कोई एटम के अंदर वो नहीं है, भाई बाहर है एटम से, मतलब कि फ्रीली घूम रहा है। दूसरी चीज, वो न्यूक्लियस से अटैच्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज है कि जो एटम होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्फेरिकल शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या है, मान लो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस है ना, उसके साथ में क्या होते हैं? उसकी साइड में शेल्स होते हैं। शेल्स का मतलब ये देखो इस तरीके से, देखो तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल्स होते हैं, और ये जो शेल्स होते हैं अलग अलग रेडियस के होते हैं। दिख रहे होंगे ये, इसका ये छोटा रेडियस है, फिर ये ज्यादा है, और फिर ये और भी ज्यादा रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, बेसिकली मेन चीज क्या है? मेन चीज है ये कि ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ में है हमारे पास ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होती है? ऑर्बिट्स जो है ना वो रास्ता होता है। ठीक है, एक रास्ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ऑर्बिट पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट होते हैं इधर ऑर्बिट्स में। क्या है? शेल्स है ये, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कि कैसे हम समझ सकते हैं इसको। सन है, सूरज है, सूरज के हम हर जगह पढ़ते हैं कि सूरज जो है, सूरज के आसपास जो है वो ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्या इनका एक फिक्स जगह होती है? अगर फिक्स ना हो तो टकराते रहे एक दूसरे से, तो ऐसा थोड़ी होता है, टकराते रहते हैं। तो फिक्स जगह होती है इनकी, एक फिक्स जगह होती है। तो ये क्या करते हैं, मतलब कि मान लो ये सूरज है अगर, तो एक फिक्स्ड जगह पे, फिक्स्ड ऑर्बिट में वो जो क्या होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं वो टकराते रहते हैं। ऐसे मतलब टकराते क्या रहते हैं? टकराते नहीं रहते, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो घूमते रहते हैं एक दूसरे सूरज के अराउंड क्या वो करते हैं? वो मूव करते हैं, है ना, एक फिक्स्ड रास्ते पे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एटम को भी देख सकते हैं। तो देखो वो कितनी बड़ी चीज है, और इसे छोटे से एटम के अंदर भी हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हो गई ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, स्फेरिकल शेल्स में मूव करते हैं। अब ये जो है ना, देखो ये जो शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो ना बेसिकली वो क्या है, वो जो है ना उनकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। ये मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो शेल्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है कि दूर जाते जाएंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है, मेन काम ये होता है। तो एनर्जी लेवल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है n, इसकी वैल्यू है 1। नेक्स्ट है ये, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। ये नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू है 3। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आइटम है, क्या है, कि उसके एनर्जी लेवल्स कितने होंगे। लेकिन ये क्या होती है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, तो ध्यान और क्या ध्यान रखना है, तो पहली चीज तो ये होगी कि एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यू बहुत अच्छा बनता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अब यहाँ माइनस क्यों लगा है? ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? माइनस लगा है। नेगेटिवली माइनस 1.022 इंटू 10 माइनस 19 कूलम्ब जो है वो इसका चार्ज होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे भी लिख देते हैं भाई हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से भी इसका सिंबल लिख सकते हैं हम लोग। कूलम्ब क्या है? कूलम्ब जो है इसकी चार्ज की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। तो एक चीज और जो थी, ये जो चार्ज जो है, चार्ज को डिटरमाइन किसने किया था? चार्ज को डिटरमाइन किया था R.A. मिल्कन ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ज को किसने डिटरमाइन किया था? R.A. मिल्कन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चार्ज को जो है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आर ए मिल्कन ने क्या किया था? फाउंड किया था। तो चार्ज जो होता है ये होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब इज दी SI यूनिट ऑफ चार्ज। अगली चीज, अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है, मास एक तो इतना छोटा होता है, ये वैसे इतना एटम इतना छोटा होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसका भी मास। तो मास क्या है इसका? 1/1837 टू दैट ऑफ ए प्रोटोन। अब प्रोटोन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोटोन के मास के 1/1837 टाइम्स जो होता है इसका मास होता है। तो सोचो ये तो कितना छोटा हुआ, कितना, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं बिल्कुल, पर मेजर मास जो होता है वो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इसका जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो ये जो है मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का। बहुत बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻31 है। देखो इतना छोटा होता है ये। ठीक है, अब डिस्कवर किसने किया था? ये इलेक्ट्रॉन को। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो क्या था? सर जे थॉमसन ने 1897 में। किसने? जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है, अब देखो ये भी नई चीज आई है, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होती है? मास तो हमने पढ़ लिया, मास तो हमें समझ भी आ गया कि मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मास होता है इसका। तो जो इसकी एटॉमिक मास यूनिट होती है वो क्या होती है? इसको हम AMU से भी कह देते हैं, AMU भी बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये होती क्या है? एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होती है? 1/12 ऑफ मास
ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास के जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो बेसिकली वो क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कार्बन जिसका मास 12 है उस एटम के मास के 1/12 जो पार्ट होगा वो एटॉमिक मास यूनिट होती है। ध्यान रखना है कि आपको एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। देखो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कार्बन 12, जो कार्बन एटम है जिसका 12 मास है, उसके मास के 1/12 जो पार्ट होता है वो होती है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास यूनिट जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, 0.000548 6। ठीक है, तो ये याद रखनी है आप लोगों को कि जो एटॉमिक मास यूनिट है इलेक्ट्रॉन की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो नॉर्मल मास है इलेक्ट्रॉन का वो 9.101 इंटू 10⁻³ kg है, और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 0.000548 है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज प्रोटॉन। हो गया इलेक्ट्रॉन खत्म। तो इलेक्ट्रॉन में क्या क्या पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है इस पे, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो यही 2-4 चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, तो वैसे ही प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या होता है, प्रोटॉन जो है, देखो पी से प्रोटॉन है, पी से पॉजिटिव है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि पी से प्रोटॉन है, बी से पॉजिटिव है। किसी को याद नहीं हो रहा है अगर कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज कैसे क्यों वो है, तो पी से ऐसे याद कर लो कि प्रोटॉन जो है वो पी से ही प्रोटॉन है और पी से ही पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको डिनोट भी हम पी से कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस होता है ना, तो पी प्लस से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जो चार्ज है प्रोटॉन पे, देखो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सेम ही रहता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो चार्ज जो है वो सेम रहता है, बात सिर्फ इतनी सी है, प्रोटॉन अगर है तो पॉजिटिव लगा दो इस चार्ज के आगे, इलेक्ट्रॉन अगर है तो इस चार्ज के सामने नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली चार्ज होता है किसका, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट चीज क्या है, इसका वेट। इसका वेट ध्यान रखना है आप लोगों ने थोड़ा, कि इसका जो वेट है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो वेट है वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यू हैव टू लर्न दिस। तो सबसे पहले जो है प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, देखो प्रोटॉन्स को जो डिस्कवर किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने, एज एनोड रेज, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। तो गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन को किसने किया था, गोल्डस्टीन ने एज एनोड रेज। और फाइनली जो इसका नाम दिया गया था और न्यूक्लियस बताया गया था वो किया था सर रदरफोर्ड ने 1919 के अंदर। देखो 1886 में ये हुआ था, 1919 में नाम दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्कवर हुआ था ये। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए गए थे प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए, जिसमें से एक बहुत अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट आता भी है कि प्रोटॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए थे। तो हम चलो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। जो एनोड रेज वाला हुआ था, प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए जो है वो एनोड रेज वाला क्या हो रहा है,
एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था। हुआ क्या था देखो, इसमें सीधा सा बात है। पहले तो ये एनोड क्या है, एनोड कैथोड आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे देखो, लेकिन होते क्या है ये देखो। क्या किया था गोल्डस्टीन ने, क्या किया था कि इन्होंने ना एक इलेक्ट्रोड लिए थे, दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक एनोड का और एक को कैथोड नाम दिया। ये था एनोड और ये था कैथोड। ठीक है, जो एनोड था वो क्या था, एनोड जो होता है देखो बेटा वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने किया था कि जो एनोड और कैथोड तो लगा दिए थे, एनोड और कैथोड लगाने के बाद क्या करा था इन्होंने, इसको एनोड को एक कैथोड के अंदर इन्होंने जो कैथोड इलेक्ट्रोड लिया था ना उसमें इन्होंने कुछ होल्स बना दिए थे। ठीक है, होल्स बनाने के बाद इन्होंने इनको ना इसको एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, ट्यूब के अंदर, और बाहर से इन्होंने एक वो लगा दिया था, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी लगा दी थी। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन्होंने बैटरी लगा दी थी। तो अब हुआ क्या था देखो, ये था हमारा एनोड और ये था हमारा होल्स वाला कैथोड। ठीक है, बाहर इन्होंने इस तरीके से एक क्लोज वो कर दिया था इसको। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां से क्या करा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनोड से कुछ रेज निकल रही हैं और रेज जो हैं वो कैथोड के होल्स के थ्रू पास हो रही हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ऐसी कोई रेज निकल रही थी और रेज जो है वो कैथोड के उससे पास हो रही थी। तो ऐसी रेज को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने देखा कि ये जो रेज थी वो क्या थी, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड थी। ठीक है, तो ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड थी और इनको जो नाम दिया गया था वो एनोड रेज दे दिया गया था, या फिर एनोड रेज के साथ इनको जो नाम था वो कैनाल रेज भी दिया गया था, कैनाल रेज। ठीक है, तो रेज जो है वो पास हो रही थी, कैथोड से पास हो रही थी। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और उन्होंने देखा कि ये जो रेज हैं वो किससे मिलके बनी हुई है, ये प्रोटॉन्स से मिलके बनी हुई है। इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज को क्या नाम दिया इन्होंने, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिसको हमने P+ से दे दिया। चार्ज जो है इसका 1.6022 इंटू 10⁻29 कूलम होता है। उसका जो वेट है वो इतना हो गया, एटॉमिक मास यूनिट इतनी हो गई। और गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करके ये एनोड रेज बताया था और फाइनली जो है रदरफोर्ड ने इसका नाम बताया था। अब जो रदरफोर्ड ने किया था वो था एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कौन सा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसपे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, आपको नाम ध्यान रखना है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था किसने, रदरफोर्ड ने 1919 के अंदर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम, देखो जो एटम में बेसिकली है क्या, ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर शेल्स में जो चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन थे पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो ध्यान क्या रखना है कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बस
डिफरेंस सिर्फ इतना ऐसा है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम कहते हैं ना ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है सॉरी वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो ओवरऑल जो है क्या है, एटम न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं इसके। तो ये थी कहानी किसकी, प्रोटॉन की। नेक्स्ट चीज आती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन भी भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मास होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर देन प्रोटॉन होता है। कितना, 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। इसको जो डिस्कवर किया गया था वो किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था 1932 के अंदर। अब एटॉमिक मास यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था किसको, न्यूट्रॉन्स को। अब क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। जो हम न्यूक्लियस बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो वो है क्या, तो न्यूक्लियस जो होता है, देखो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है ना वो स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, डेंस होता है बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट द सेंटर ऑफ इट। ध्यान क्या रखना है, ये जो एटम है इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन्स से प्लस न्यूट्रॉन से। बस इतना सा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कंसिस्ट करता है। ओके, एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इनको प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने बेस्ड ऑन द जीजर-मार्सन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को बताया था कि ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होता है और पूरा एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने गोल्ड फॉइल का। तो वो एक्सपेरिमेंट भी अभी हम लोग देखेंगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं बाय द न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि दोनों बाउंड रहते हैं एक दूसरे से किसी न्यूक्लियर फोर्स से, और वो ओवरऑल न्यूक्लियस को कंसिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा पढ़ें, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये क्या था, रदरफोर्ड ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये। क्या हुआ था देखो, एक ना रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, क्या, रेडियम लिया उन्होंने। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियम। रेडियो एक्टिव क्या है, जो अपने अंदर से कॉन्टिन्यूसली रेज को निकालता रहता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसके बाद इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड, सोना सबको पता ही होगा, सोना तो सबको ही पता होता है। तो गोल्ड की फॉइल ली, बिल्कुल थिन लेयर ली उन्होंने, बहुत पतली लेयर ली। और साथ में उन्होंने ना एक लेयर लगा दी किसकी, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की एक इस तरीके से इन्होंने आउटर कवरिंग लगा दी। तो अब क्या हो रहा था देखो, रेडियम में से ना रेज निकल रही थी, अल्फा रेज निकल रही थी रेडियम में से। ठीक है, तो रेडियम में से रेज निकल रही थी, तो जो गोल्ड जो था, गोल्ड की फॉइल थी ना, तो गोल्ड की फॉइल में से वो पास होके जा रही थी। और हमने क्या करा, जिंक सल्फाइड की एक लगा रखी थी लेयर, जहां से हमें डिटेक्ट हो रहा था कि कितनी रेज आ रही हैं, कितनी वापस जा रही हैं, कितनी मुड़ रही हैं, कितनी जुड़ रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पे वो हो रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल जो बेसिक चीज थी वो ये थी। अब हम पढ़ेंगे कि अब ये इसका न्यूक्लियस से क्या लेना देना है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ से आया इसमें, तो न्यूक्लियस का देखो काम क्या था,
इन्होंने देखा ये जो गोल्ड फॉइल थी ना, ये मान लो इतनी थी, ठीक है, तो गोल्ड फॉइल से, अब गोल्ड फॉइल भी तो एटम से मिलके बनी हुई होगी, माना कि गोल्ड है लेकिन बनी तो एटम से ही है, तो ठीक है महंगा है तो क्या करें, बनी तो एटम से ही हुई है, तो ये कुछ अलग चीज से नहीं बनी हुई, तो एटम होंगे यहाँ, ठीक है, एटम हुए। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेज आ रही है ना, जैसे मान लो जो रेज आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं, कुछ रेज क्या हो रही हैं, ज्यादातर रेज तो पास हो रही हैं, इसमें से निकली जा रही हैं, निकल रही हैं और हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ रेज क्या हो रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं और कुछ एंगल से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक पर्टिकुलर कुछ एंगल से क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, और 1000 में से एक रे क्या हो रही है, आ रही है, आ रही है और वापस 1000 आ रही है और वापस बाउंस बैक हो रही है, वापस से जा रही है, या फिर ज्यादातर अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रही है वो, ठीक है, 1000 में से कोई एक रे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे उन्होंने देखो इतनी छोटी सी बात से उन्होंने इतना बड़ा कंक्लूजन निकाला। क्या समझ आ रहा है तुम्हें इस चीज से, इस चीज से हमें भी यही समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, ज्यादातर रेज जो है वो पास हो रही हैं। पास हो रही हैं का क्या मतलब है कि वो खाली है, मतलब एटम जो है ना वो ज्यादातर खाली है, खाली है तो रेज पास हो रही है उसमें से, ठीक है। और कुछ रेज थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई छोटी मोटी चीज है एटम के अंदर जो उसको क्या कर रही है, रेज को वापस से धकेल रही है, वापस से पीछे जा रही है, तो एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। और फिर कुछ रेज, एक जो रे थी 1000 में से वो क्या रही, वापस आ रही थी। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि वो उसके पास कोई ऐसी चीज है एटम के अंदर जो थोड़ी हैवी है और वो क्या कर रही है, वो वापस से भेज रही है रेज को, ठीक है। तो उस चीज का नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। लेकिन ये देखा उन्होंने कि जो न्यूक्लियस है बहुत बहुत छोटी सी जगह पे प्रेजेंट है, बहुत छोटी सी, ज्यादातर एटम जो है वो खाली पड़ा है, ओके। तो वापस जा रही है, तो उसका नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमारा, जिसने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने जिसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान रखना है कि हमने रेडियम यूज किया था रेडियो एक्टिव उस अल्फा रेज निकालने के लिए। यहाँ हमने जिंक सल्फाइड यूज करा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। गोल्ड की फॉइल यूज करी थी हमने यहाँ पे, तो इससे हमने पता चला कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है ये क्या है, सिंबल ऑफ एन एटॉमिक नंबर इज एन कन्वेंशनल सिंबल पॉसिबली केम। देखो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर जो है, पहली बात तो ये एक जर्मन वर्ड से एटम जेल, जिसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, वहां से आया है। जर्मन वर्ड एटम जेल से आया है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है एक एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उस एटम में, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, ओके। तो उसके बाद है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट डिटरमाइंस इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का नाम सब लोगों ने सुन रखा होगा भाई, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो इन्होंने क्या कहा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब एक क्या काम कर रहे हैं हम, बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, हर एटम को ना उसका नामकरण कर रहे हैं कि चलो ठीक है इसका नाम ये है, इसका हमने क्या ये इसको नंबर दे दिया, तेरा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और उसके हिसाब से हमने पीरियोडिक टेबल बना दी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए नंबर दिया है, ओके। तो केमिकल ये जो होता है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है और डिटरमाइन करता है उस पीरियोडिक टेबल में उस एटम की जगह कहाँ होगी, पीरियोडिक टेबल में उस एटम की जगह कहाँ होगी, वो एटॉमिक नंबर बताता है हमें,
बहुत ध्यान रखनी है ये चीज। एटॉमिक नंबर किसी भी उसका सर्टेन होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है एटॉमिक नंबर किसी भी चीज का। वो हम आगे पढ़ेंगे आइसोटॉप आइसोबार, तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा। पर हाँ, जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, तो फिक्स्ड होता है इस तरीके से एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट जो है इनमें अलग अलग एटम होंगे और एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान क्या रखना है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, मास नंबर। तो मास नंबर है ए से हम इसको डिनोट करते हैं बेसिकली। जर्मन वर्ड वो भी एटम से आया है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक वेट क्या होता है, देखो मैंने बताया था प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं और न्यूक्लियॉन्स बना रहे हैं। तो टोटल मास जो होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का एटॉमिक टोटल मास जो है वो है मास नंबर। ओके, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो ज्यादातर वेट जो है वो एटम का अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना है। और इट डिटरमाइंस द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स। ये जो है एटॉमिक मास नंबर जो है वो एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करता है। A mass number of an atom is equal to number of protons। मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान क्या रखना है कि मास नंबर किसके इक्वल है, मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इन अ न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट थिंग, सॉरी, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, टोटल का सम करेंगे तो वहां पे आएगा हमारा मास नंबर। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर ही तो बता रहा है, मास नंबर क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसका मतलब। और मास नंबर जो है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो मास नंबर जो है वो अलग अलग कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बन है उसका मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तो एक पर्टिकुलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, एलिमेंट में हैव एटम्स विद डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट के अंदर कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कार्बन का कोई एलिमेंट लिया है, अब कार्बन का 12 भी हो सकता है, कार्बन का 13 भी हो सकता है और कार्बन का 14 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई है कि मे हैव एटम्स विद डिफरेंट मास नंबर। एटम की कैरेक्टरिस्टिक ये है। नेक्स्ट, एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट और मास नंबर दो चीजें हैं। एटॉमिक वेट जो है एटम का वो अप्रोक्सीमेटली, जनरली अप्रोक्सीमेटली तो मास नंबर के इक्वल ही होता है, लेकिन ये अलग चीज है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली मास नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक वेट हम न्यूक्लियस का होता है जनरली पूरा का पूरा जो हम निकालते हैं, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो होता है मास नंबर। मास नंबर ये होता है। और एटॉमिक वेट जो हम टोटल न्यूक्लियस का निकालते हैं वो होता है उसका एटॉमिक वेट। हालांकि जनरली ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है एक दूसरे के इक्वल ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब वर्ड से समझ आ रहा है, आइसो का मतलब है सेम, आइसो का मतलब है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे उसको क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, सेम रहे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं आयंस की, एटम्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि कितने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं अलग अलग शेल्स में। तो नियॉन
जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। ओके, तो इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं 2 और 8, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो 10 एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ऑटोमेटिकली 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10। सोडियम पॉजिटिव। देखो अब इसका क्या मतलब है, सोडियम पॉजिटिव का, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, पॉजिटिव का क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोगों ने काम क्या करना है, देखो बेसिकली काम जो है एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 1, 10। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों माइनस किया है 1? देखो जो अंदर का कंसेप्ट है इसका वो ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज तब लगाते हैं जब उसमें से वो कोई इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है, छीन लिया है उससे। ठीक है, ले लिया है हमने उससे, तो पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। तो अगर लिया है उससे तो घटाएंगे ना उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से। 11 उसके पास थे, एक हमने ले लिया, 11 उसके पास थे, तो कितने बच गए? 10। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए? 10। नियोन के कितने आए थे? 10। नेक्स्ट मैग्नीशियम, इसको Mg से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर चार्ज है 2+। अब निकालो तुम लोग खुद, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, चार्ज 2+ है तो माइनस कितना करेंगे? 2, कितने हो गए? 10 हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ध्यान से देखना, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का क्या मतलब है? अब नेगेटिव का मतलब है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया, उसको दे दिया कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, नेगेटिव देखो, नेगेटिव है मतलब कि फ्लोरीन ने ले रखा है किसी से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 क्योंकि इसने लिया है। कितने हो गए? 10 हो गए, तो क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये चारों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशीज हैं जो कि जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, उसके डाल्टन्स की थ्योरी और कनाद की पूरी चीज की उन्होंने क्या क्या बताया था, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके टॉप 1000 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।